ये जो कविता खंड है इसको ढंग से पढ़ने का कई मतलब होता है। इस वाली क्लास में तो ये हम लोग ऐसे शुरू कर रहे हैं, और एक शाम को जो 4:30 बजे वाली क्लास है उसमें भाषा खंड लेके आज से शुरू करेंगे। 2 खंड ऐसे हैं दोस्तों, ये तो बहुत ही स्कोरिंग है, सिलेक्शन इसके बिना पॉसिबल नहीं है। चाहे आप रट के इसको लिखिए या समझ के लिखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। रट के लिखने से समस्याएं बढ़ती हैं, कई बार आप भूल जाते हैं। हाँ बेटा, भाषा खंड को ही भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषाओं की उत्पत्ति, उनकी जानकारी को लेकर के ही इसे भाषा विज्ञान कहते हैं। सच पूछिए तो ये हिंदी साहित्य का पहला खंड है और ये तीसरा खंड है, यानी एक दूसरा खंड है साहित्य का इतिहास और एक चौथा खंड है कथा साहित्य या गद्य खंड। ये सबसे नॉर्मल है, बहुत आसान है, इसको कोई भी कर लेता है। चौथे खंड को आप किसी से ना पढ़ें तो भी तैयार कर सकते हैं, हालांकि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। ये खंड कंसेप्चुअल है, जो अपना कंसेप्ट एक बार तैयार कर ले तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें आप लोगों को एक अच्छी समझ की जरूरत है। कोई खूब ढंग से समझा दे छोटी बड़ी बात को तो लिखा जा सकता है हमेशा। कई चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं समझ में आती हैं। इसमें रहस्य क्या है, निर्गुण क्या है, तीव्रतात्मकता क्या है, समस्या पूर्ति क्या है, लघु मानव क्या है, नव मानववाद क्या है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें पूरे सेकंड खंड में। इन संकल्पनाओं को समझने में मुश्किलें नहीं आती, लेकिन आप लोग चाहें तो समझ सकते हैं। ये जो खंड है वो क्यों स्कोरिंग है बताने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए इस पर 125 130 नंबर का भी प्रश्न पूछा गया तो आप बड़े इत्मीनान से इसमें कम से कम 80 से 90 नंबर ला सकते हैं। तो सोचिए 4 खंड में, एक खंड में अगर आप 80 भी लाए तो एवरेज जोड़ लीजिए 360 का होता है। कितना होगा? 320, लगभग 320। और ये देता है, इससे कम नहीं देता है। ये स्कोर बढ़ करके आपका और सेकंड पे खंड पर में ये 2 ही बता रहा था कि ये जो खंड है सिर्फ ये 125 का खेल नहीं है, ये कई चीज़ों का खेल है। जैसे यदि किसी को 250 नंबर के निबंध महारथी होना हो तो ये निबंध को बहुत अच्छी तरह तैयार कराता है। आप देखेंगे कि कविता खंड में कुछ ऐसी कविताएं हैं, जैसे कोई ढंग से कबीर को पढ़ ले, कोई सूरदास को पढ़ ले, कोई बहुत अच्छी तरह तुलसीदास को पढ़ ले, कोई जयशंकर प्रसाद की कामायनी को पढ़ ले, कुरुक्षेत्र को पढ़ ले, अज्ञेय असाध्य वीणा को पढ़ ले और निराला को कोई ढंग से पढ़ ले, तो निबंध के जितने भी एरियाज आपसे पूछे जाते हैं उसमें कम से कम 4 से 5 मुद्दों को आप बड़े इत्मीनान से लिख सकते हैं। प्रकृति पर, पर्यावरण पर, विज्ञान पर, नव मानवता पर, नरसंहार पर, आतंकवाद पर, भ्रष्टाचार पर आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये कविता खंड सिर्फ हिंदी साहित्य के 500 अंकों में 125 अंक देने वाला नहीं है, ये आपको 250 नंबर यहाँ बड़े प्यार से तैयार कराता है। रटने की ज़रूरत नहीं, इतने अच्छे अच्छे डायलॉग हैं, अगर इनको समझ के जोड़ना आपको आ गया। एक दूसरी बात है कि कविता खंड को करने का अर्थ, जो लोग एथिक्स या नीति शास्त्र को लेकर के जद्दोजहद में रहते हैं उन्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। नागार्जुन वगैरह की कविता पढ़िए तो उसमें मार्क्सवाद है, तुलसी की कविता पढ़ेंगे तो उसमें मर्यादावाद है, कामायनी वगैरह को पढ़िएगा तो उसमें मन का सामंजस्य है, सूरदास को पढ़ते ही प्रेम मानवता जैसे तत्वों की समझ मिलेगी, कबीर को पढ़ते ही माया मोह से मुक्ति, वैराग्य, ज्ञान, इन चीज़ों की जानकारी आपको होगी, और कुरुक्षेत्र को पढ़ते ही जीवन का मतलब समझेंगे कि हिंसा और अहिंसा। आज एक और मुद्दा बहुत उछल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या पुलिस के लिए हिंसा जरूरी है, या हिंसा को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का हिंसात्मक उग्र होना जरूरी है। समझिए, कुरुक्षेत्र सिखाती है रचना कि युद्ध अनिवार्य है। क्यों? संसार में जब तक अशांति है, जब तक विषमता है, तब तक युद्ध चलते रहेंगे, और युद्ध से ही संसार की अशांति को खत्म किया जा सकता है। महाभारत क्यों लड़ा गया था? धर्म युद्ध क्यों लड़ा गया था? अधर्म को खत्म करने के लिए, कौरवों के नाश के लिए, उनकी जो बेईमानी थी, उनका जो भ्रष्टाचार था, उनका जो कुशासन था, उस कुशासन को खत्म करने के लिए, यानी युद्ध अनिवार्य है। तो क्या पुलिस और प्रशासन का उग्र होना, कुरुक्षेत्र में दिनकर कहते हैं छीनता हो स्वत्व कोई, तुम्हारा सब कुछ कोई छीन रहा हो और तुम त्याग तब से काम ले, यह पाप है। क्या पाप है? कोई सब कुछ छीन रहा हो और आप त्याग पे आमादा हो,
तब वहाँ अहिंसा कायरता बन जाती है। क्या बन जाती है? यदि कोई सब कुछ हमारा लूट रहा हो और हम कहें कि अहिंसा में बहुत ताकत है, तो वो अहिंसा अहिंसा नहीं, कायरता है। इसलिए कहते हैं दिनकर, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। ऐसे हाथ को काटना पड़ता है। तो प्रशासन या पुलिस लोक कल्याणकारी इकाइयों के अंग है। याद रखिए, इनको हमेशा मानवता की स्थापना, मानवीय शक्तियों की रक्षा के लिए कार्य करना है। कल गए IAS IPS बनोगे तो जरूरी हो जाता है अराजक जो ताकतें हैं, अराजक शक्तियां, उनका विध्वंस भी किया जाए, है ना। यानी पुलिस और प्रशासन को ब्रूटल नहीं होना है, क्रूएल नहीं होना है, लेकिन क्रूएल्टी को खत्म करने के लिए उन्हें हिंसा को अपनाना भी पड़ेगा। क्यों? दिनकर फिर एक बात सिखाते हैं कि आप हमेशा क्षमा और दया नहीं अपना सकते, क्योंकि सभी परिस्थितियों में क्षमा कभी कभी कायरता का पुरुष का रूप ले लेती है। लोग इसका उपहास करने लगते हैं। इसलिए दिनकर एक कविता और लिखते हैं कुरुक्षेत्र के माध्यम से 2 पंक्ति। नहीं शोभती क्षमा, शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। विशाला सांप यदि क्षमा करे तो बात समझ में आती है। एक मूवी थी कुश्ती, उसमें राजपाल यादव और वो खली। तो राजपाल यादव कहता जा तुझे माफ किया। क्या कहता है? भाई बहुत उम्दा कलाकार है राजपाल यादव। खली को कहता जा तुझे माफ किया। भाई इसे उपहास कहते हैं, अपना मजाक उड़ाना। इसलिए ये जो रचनाएं हैं आपको कंप्लीट निबंध और नीति शास्त्र की ओर ले जाती हैं। बाद से देखते हैं हम लोग क्या क्या इनमें मकसद है, क्या मतलब है, किस लिए ये कविताएं लिखी गई, क्या सिर्फ सिलेबस के लिए लिखी गई, या इनका जीवन से भी कोई लगाव रहा है, क्या इनसे व्यवहारिक जीवन को भी बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं जिनसे हम सीखें, है ना। तो आज से हम लोग कौन सा खंड देखेंगे? पहला खंड क्या होता है? दूसरा खंड साहित्य इतिहास, तीसरा कविता खंड और चौथा खंड गद्य साहित्य। यही मिला करके फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में भाषा साहित्य, सेकंड में कविता। और तो ये सेकंड पेपर का फर्स्ट खंड है। 4:30 से भाषा खंड देख रहे हैं, और फिर शाम को जो लोग बिहार यूपी देने के मूड में है, ये वाला खंड हम लोग अभी ताज़ा शुरू ही किए हैं वीकेंड में, वहाँ भी इसको देख सकते हो। दोस्तों, छोटी छोटी बात समझिएगा, जहाँ नहीं आए बताइएगा। अपना जो सिलेबस है उसका नाम क्या है? अपने सिलेबस का नाम? देखिए तो क्या लिखा हुआ है मोबाइल वगैरह पे डाल के, बोलिए। हिंदी भाषा एवं साहित्य, है ना। तो ये है अपने सिलेबस का पूरा नाम, हिंदी भाषा एवं साहित्य। ये इंटरव्यू में पूछा हुआ सवाल है। कहाँ पूछा हुआ सवाल है? ये 3 शब्द हैं, इन पर जरा 1 मिनट विचार करें तो आप लोग सब पर क्यों ये शब्द आए होंगे, खूब विचार करो। क्योंकि यहीं से प्रश्न शुरू हो जाता है आपसे इंटरव्यू में, आपसे मेंस की परीक्षा में, कि हिंदी क्यों, साहित्य ही क्यों, या भाषा क्यों। जरा विचार करें तो 1 मिनट। दोस्तों, ये जो 3 शब्द हैं, हिंदी भाषा और साहित्य, इन तीनों को कई रूपों में आपसे छोटी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। याद कीजिए, 10th में 12th में आपका एक विषय था हिंदी, और उस विषय में आप पढ़ते थे, थैंक यू, कबीर को, विद्यापति को, तुलसी को, सूरदास जी को, मीरा को, जायसी को, बिल्कुल, अमीर खुसरो को, प्रेमचंद को। विद्यापति की बोली मैथिली थी। क्या थी? कबीर यूँ तो भोजपुरी के रचनाकार थे, लेकिन पंचमेल खिचड़ी में लिखते थे। खड़ी बोली में भी, अवधि में भी, ब्रज में भी कई शब्दों का, कई बोली तत्वों का प्रयोग करते थे। तुलसी अवधि में लिख रहे थे, सूरदास जी ब्रज भाषा में, मीरा मारवाड़ी और ब्रज में, और अमीर खुसरो 3 बोलियों में। बोलो, खड़ी बोली, फारसी और ब्रज। वाह। अब एक बात समझने लायक है कि विषय क्या था दोस्तों, और उसमें पढ़ क्या रहे थे? मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मारवाड़ी, फारसी, खड़ी बोली। अर्थात हिंदी कोई एक भाषा या एक बोली नहीं है। बोलो मेरे साथ, हिंदी बोलियों का समुदाय है। अर्थात हिंदी साहित्य किसी एक भाषा का साहित्य नहीं है, इन्हीं बोलियों का साहित्य है। तो बोलो, हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय या समूह है, और हिंदी साहित्य इन्हीं बोलियों का साहित्य है। इंटरव्यू में पूछा जाता है। इतना ही नहीं, यूपी MP की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। हिंदी बोली है, ऑप्शन बी भाषा है, बोलियों का समुदाय है, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी क्या है? तो पहली बात कॉपी में उतरे कि हिंदी भाषा, अरे वाह जितेंद्र किया सा, वेरी नाइस। हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। दीपक आ गए क्या? हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है,
आए तो बोलिए सबको चाय पिला दे, बहुत ठंड लग रही है। हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है या समूह है, तथा हिंदी साहित्य इन्हीं बोलियों का साहित्य है। यही वजह है कि हिंदी साहित्य में मैथिली में रचित विद्यापति की रचनाएं, भोजपुरी और पंचमेल खिचड़ी में रचित कबीर के पद, अवधी में तुलसी रचित रामचरितमानस, ब्रजभाषा में सूरदास के पद, मारवाड़ी में मीरा के पद, और यहाँ तक कि खड़ी बोली फारसी तथा ब्रज में रचित अमीर खुसरो के पद भी उपस्थित हैं। अमीर खुसरो के पद भी क्या है दोस्तों? उपस्थित हैं। देखिए यहाँ से कई बातें उभर के आती हैं। प्रश्न आता है कि क्या भारत विविधता में एकता को दर्शाने वाली संस्कृति है? ये तो निबंध भी है, विविधता में एकता, तो कई चीज़ें जोड़ सकते हैं। भारत विविध राज्यों का संघ है, भारत विविध भाषाओं और बोलियों का समाहार है, विविध संस्कृतियों का समाहार है। वैसे ही हिंदी भाषा भी विविधता में एकता प्रदर्शित करती है, क्योंकि हिंदी भाषा कोई एक बोली नहीं, अलग अलग बोलियों का समुदाय है। अरे हाँ, है ना? कोई विविधता में एकता पता नहीं कैसे लिखता, आप लोग इसको भी लिख के देखिए तो नंबर बढ़ेगा या घटेगा। तो पहली बात, हिंदी सीखें। देखिए यह हिंदी शब्द फारसी का शब्द है। जो सिंधी और सिंधु से उत्पन्न है। किससे उत्पन्न है? अरब वाले जब भारत आ रहे थे तो स को ह बोलते थे। क्या बोलते थे? इसलिए सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, सिंधु कुश को हिंदू कुश। और तब उन्हें लगा कि ये सिंधुस्तान है ना, सिंधु नदी का क्षेत्र, तो इसे नाम दे दिया हिंदुस्तान। स्थान यानी क्षेत्र, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो हिंदी शब्द किसका है दोस्तों? बोलो। फारसी का है, यानी हिंदी भाषा का शब्द हिंदी नहीं है, फारसी का है। बोले हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति में भी समन्वय का गुण है। किसका गुण है? जिस प्रकार हिंदी भाषा बोलो अपने में फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रेंच सभी शब्दों को धारण करती है, उसी प्रकार हिंदुस्तान की संस्कृति भी कई बाह्य और आंतरिक संस्कृतियों का समाहार है। अरे हाँ ना, यही हमारी पहचान है, समन्वयकारी, सामंजस्य मूलक। हिंदी भाषा और हिंदुस्तान की संस्कृति में आत्मसातीकरण के गुण हैं। किसके गुण हैं? अपना हमारे शब्द। अब आप देखिए, डॉक्टर साहब सिर में दर्द हो रहा है, ये हिंदी भाषा है। अरे है ना? लेकिन आपको जान करके हैरत हो कि इसमें हिंदी के 1, 2, 3 ये 4 क्रिया रूप और कारक रूप ही हैं। बाकी डॉक्टर अंग्रेजी, साहब फारसी, सिर फारसी, दर्द फारसी। नहीं बात समझ में आई? बोलो हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। हिंदी भाषा में आज अरबी, फारसी, अंग्रेजी सभी बोलियों के भाषाओं के शब्द समन्वय के रूप से, सामंजस्य मूलक रूप से जोड़े गए। न्याय ना? कोई अदालत की हिंदी बताए? न्यायालय? अरे हाँ। कोई वकील की हिंदी बताए? कोई हॉकी की हिंदी बताए? ध्वचित कंदुक क्रीड़ा, है ना? कोई तोप की हिंदी बताए? शतग्नि, है ना? शतग्नि, अग्नि प्रक्षेपण तो भाई गोला प्रक्षेपण है ना। कोई बंदूक की हिंदी बताए? लघु भूसुंडी, क्या बोलते हैं? अब इतनी खतरनाक हिंदी बोलने जाएंगे तो पसीने छूट जाएं। इसलिए हिंदी आत्मसातीकरण के गुण को धारण करती है। और हम कठिन शब्दों, जरा सोचिए, चिकित्सक महोदय, उसकी जगह डॉक्टर कितना आसान है। अरे हाँ ना? किसी रिक्शे वाले से भी कहिए कि एक एजेंट के पास ले चल तो पहुंचा देगा, और उसके बाद कहिए किसी अभिकर्ता के पास ले चल, ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। हमें नहीं पता तो बेचारा क्या करेगा भाई? एमसीडी बोलेंगे तो समझ जाएगा। हाँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम देहात वाले म्यूनसिपालिटी बोल लेते हैं। पार्टी यानी पार्टी, मुंशी जी की पार्टी बोल लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद। लेकिन अगर हिंदी में किसी को कहा जाए कि नगर निकाय, नगर निगम, तो कभी ना समझे आदमी, है ना? कॉर्पोरेशन मुझे लगता है कि अनपढ़ आदमी भी समझ लेता है ना? लेकिन निगम, अधिकरण, अभियोजनालय ऐसे शब्द लीजिए तो आदमी डर जाए।
पढ़ा लिखा आदमी भी ना समझे, उसे लगे कि कहीं गलत जगह आ गए। कहाँ गए हैं? गलत जगह। तो बोलिए हिंदी भाषा सामंजस्य मूलक है। आत्मसात यानी अपनाने के गुण है, इसमें समन्वयकारी गुण है। अपनाना ना बेटा, सरलीकरण तो आसान बना देना और आत्मसात किसी चीज़ को अपना लेना। जैसे हम और आप लोग सरल तो हैं ही, आत्मसातीकरण को भी जानते हैं। कैसे? दिल्ली में आए पंजाबियों का खाना सीख लिए, राजस्थान जाएंगे दाल बाटी चूरमा खा के टाइट हो जाएंगे, जैसे एमपी जाएंगे तो मालवा की कड़ी खा के टाइट हो जाएंगे, बिहार जाएंगे लिट्टी चोखा पे खुश हो जाएंगे। हमें तो बस अपनाने का गुण मिला है। अरे हाँ ना, गाँव देहात में जाते हैं तो धोती पहन लेते हैं, शहरों में आकर के आदमी जींस पहन लेता है, सेलेक्ट होते ही कोट पैंट और टाई पहन लेते हैं। अरे हाँ ना, होली दिवाली आती ही पैजामा कुर्ता पहन लेते हैं। बात समझ में आ रही? और कमरे में घर पे एक अंगूठा डाल के घूम रहे हैं, है ना? हाँ, तो हम पोशाक से, खान पान से, भाषा से, आत्मसातीकरण के गुण से भरे हैं। वैसे ही हमारी हिंदी भाषा भी है। अरे हाँ या ना दोस्तों? दूसरा शब्द था भाषा। कोई बोले? लिख लीजिए, इसको लिखिए। हिंदी भाषा आत्मसातीकरण के गुण से युक्त है। तो कई जगह पूछा जाएगा आपसे, निबंध में, जीएस में। हिंदी भाषा आत्मसातीकरण के गुण से युक्त है। यही वजह है कि इसमें तत्सम तद्भव देशज शब्दों के अलावा, इसमें तत्सम तद्भव और देशज शब्दों के अलावा विदेशी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग है। एक तरफ संस्कृत के मूल शब्दों, एक तरफ संस्कृत के मूल शब्दों अर्थात तत्सम शब्दों का प्रयोग है, तो दूसरी तरफ संस्कृत के बिगड़े रूपों से बने तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है। ब्रैकेट में लिखिएगा, तत्सम शब्दों के बिगड़ने से तद्भव शब्द बने। तत्सम शब्दों के बिगड़ने से कैसे शब्द बने? तद्भव शब्द बने। कैसे? एक तरफ तत्सम, एक तरफ तद्भव। ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। सर्प से सांप, ग्राम से गांव, बोलो हस्त से हाथ, मस्तक से माथा। तत्सम शब्द बिगड़े तो तद्भव, तत्सम शब्द बिगड़े तो तद्भव बने। हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। ऐसे में देसी या, थैंक यू बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, देसी या देसी या क्षेत्रीय बोली या ग्रामीण शब्दों, देसी या क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों या ग्रामीण शब्दों, देसी या क्षेत्रीय बोली के शब्दों या ग्रामीण शब्दों का भी हिंदी भाषा में प्रयोग है। थैंक यू। जिन्हें देशज शब्द कहते हैं। परंतु तत्सम तद्भव देशज शब्दों के अलावा, तत्सम तद्भव और देशज शब्दों के अलावा हिंदी भाषा में विदेशज शब्दों का भी प्रयोग है। हिंदी भाषा में विदेशज शब्दों का भी प्रयोग है। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द हैं, विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द हैं जो आम बोलचाल में सहजता के साथ अपना लिए गए और अब अति प्रचलित माने जा सकते हैं, और अब अति प्रचलित हो गए या माने जा सकते हैं, और अब अति प्रचलित हो गए। देखिए मतलब क्या होता है दोस्तों। संस्कृत का मस्तक तत्सम, इसी का तद्भव माथा, लेकिन विदेशज शब्द इससे भी आसानी से बोला जा रहा है सिर, हेड। अरे हाँ ना दोस्तों, विद्यालय, पाठशाला और इन तत्सम शब्दों की जगह स्कूल विदेशज शब्द बोलना बहुत आसान हो गया है।
अरे हाँ ना, न्यायाधीश महोदय बोलो। न्यायाधीश बोलने से कहीं ज़्यादा आसान जज साहब। तो बोलिए विदेशज शब्द अब हिंदी में अति प्रचलित हो गए। हिंदी में आत्मसातीकरण के गुण से विदेशी भाषाओं के शब्द भी अपना लिए गए। एक तरफ तत्सम, एक तरफ तद्भव, साथ में देशज भी है ना। कई ऐसे शब्द हैं, छड़ी, गोड़, पेट को लाद, राजस्थान में जाएंगे तो गर्दन को नाड़, क्या बोलते हैं, नाड़। हमारे यहाँ नटई गटई भी बोल लेते हैं, नरेटी, टेटुआ घेंच भी बोल लेते हैं। और इनके अलावा विदेशज शब्द। अब एक प्रश्न आता है, यूपी जो लोग दिल्ली जाने वाले हो, बोलिए हिंदी भाषा की शब्द संपदा, हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध है। क्यों अपनाया गया और पहले से क्या रहे, एक स्टार बना लीजिए। हिंदी भाषा की शब्द संपदा या हिंदी भाषा का शब्द भंडार आत्मसातीकरण और समन्वयकारी गुणों के कारण, हिंदी भाषा की शब्द संपदा या इसका शब्द भंडार आत्मसातीकरण या समन्वयकारी गुणों के कारण अत्यंत समृद्ध है। अत्यंत क्या है, समृद्ध है ना। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले एक दुकान वाले से बोले थे, सब्जी वाले से, भाई साहब लौकी है क्या, और 2 मिनट बाद एक से कहते हैं घिया है क्या। अरे हाँ ना, बिहार यूपी में पूर्वी क्षेत्रों में उसी लौकी को कद्दू भी कह देते हैं। हालांकि पश्चिम में कद्दू मतलब जो बड़ा वाला है, कोहड़ा है ना। अब उसी कोहड़ा को ले लो, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कद्दू है क्या, थोड़ी देर बाद कोहड़ा है क्या। कुछ लोग कहते हैं पेठा तो बेटा सफेद वाला, जैसे हाँ पेठा तो मुरब्बा बनाते हैं, भतुआ, उसे कुमड़ा बोलते हैं। यह है हिंदी भाषा का आत्मसातीकरण। हमारे कई शब्द हैं। और इतना ही नहीं, कोमड़ा को कुछ लोग काशी फल भी, कुछ लोग सीताफल भी, क्योंकि जमीन से निकले, और काशी फल इसलिए क्योंकि काशी बनारस के लोग खूब खाते हैं, पूरी और उस कोमड़ा की सब्जी मीठी लगी। नहीं बात समझ में आई? कहीं चले गए वही कदीमा है, क्या है वो, कहीं वही कखारू है, हाँ कखारू, कहीं वही कुमस्टिका है, जरा कुमस्टिका देना तय है। इसका मतलब है कि हिंदी भाषा की जो शब्द संपदा है इसमें कई प्रकार के शब्दों से भरी पड़ी है, आत्मसातीकरण है, इसलिए शब्द भंडार समृद्ध है। और हर रोज अपना रहे, हर रोज अपना रहे। कैसे? कभी हम लोग कहते हैं 1 नंबर पागल है, अब आजकल नया शब्द एड़ा है, क्या है, हाँ बकलोल है क्या, और भी कुछ शब्द, बावला है, नॉनसेंस है, कोई भी शब्द है, सनकी है, एकदम दिमाग सफा चट है, सटका हुआ है, बकलोल है, घोंचू है, हाफ माइंड है। बोलो हिंदी भाषा में आत्मसातीकरण। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें आत्मसातीकरण का गुण बड़ा तगड़ा होता है, तो अपने दोस्तों के कपड़े का भी आत्मसात कर लेते हैं, है ना। जो लोग नहीं करते वो एक ही जैकेट पहन के घूमेंगे, और जो आत्मसातीकरण से भर गए, कभी पड़ोसी का, कभी उसका, जिसका मिला टांग लिया, बाहर लगता है इसके पास कितना है ना। एक तो संस्कृत के शब्द सभी भाषाओं के शब्दों से अधिक हैं, समझना, तत्सम। ऊपर से उन्हीं के बिगड़ने से तद्भव बन गए। तीसरे नंबर पे हमारी क्षेत्रीय बोलियों के शब्द हो गए, और इतना ही नहीं विदेशज भी अपना लिया। अरे हाँ ना, बोलो दिया, ढीवरी, चिमनी, ये तीनों तो डब्बी, डिबिया, 5 तो जान गए। अरे हाँ ना, हाँ लालटेन तो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उस दिया को हमारे यहाँ माचिस भी है, सलाई भी है, दिया सलाई भी है। अब लो हमसे पंगा, कोई ले सकता है, ये मफलर भी है, गुलबंद भी है, गलाबंद भी है। अब जरा समझना, है ना। हमारे शब्द इतने, और हर क्षेत्र में। एक पशु को हम लोग पशु नहीं कहते, बोलो तो जानवर, मवेशी, ढोर, डांगर, डांडा, अगोर, गाय गरु। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा में आत्मसातीकरण का गुण। ऐसे ही हमारी संस्कृति भी। तो एक प्रश्न आएगा कि क्या भारतीय संस्कृति को असहिष्णुता से जोड़ा जाए? बोलो मेरे साथ, यह विशुद्ध रूप से राजनैतिक शब्द है। बोलो, कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बोलो, वास्तव में भारतीय संस्कृति कहीं से भी असहिष्णुता से नहीं भरी है, बल्कि सहिष्णु है, सौहार्दता पर आधारित है, भाईचारा ही इसकी पहचान है। ये सबको अपना है। और यही वजह है कि हमें पता नहीं चलता कि भारत में किस मूल के, कहाँ के, कौन नेपाली है, कौन बांग्लादेशी है, कौन बर्मा से आया है, कौन भूटानी है, हम पता नहीं कर पाते। इसलिए भारत की संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब पर, बोलो गंगा जमुनी संस्कृति, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी आत्मसातीकरण है, हमारी भाषा में भी। सीधे कहना, ये हमारी छाती पे दाग है। जो लोग कहते हैं हम असहिष्णु हैं, अब इससे अधिक सहिष्णुता की पहचान हम और नहीं दे सकते कि हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी मुसलमान बन सकता है। हमारे सर्वोच्च पदों पर विदेशी लोग भी बैठ सकते हैं। हम इटली से लाई बहू को भी अपना सब कुछ मानते हैं, और भारत और इटली के सहयोग से बनी चीज़ों को भी हम अपना सब कुछ मानते हैं। व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन एलेनल वेस्पा एंड राहुल प्रियंका? बोथ आर कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड इटली। यह भारत की संस्कृति। अरे हाँ ना, इसलिए ऐसे राजनीतिक शब्द राजनीति में ही रहने दिया जाए, इन्हें पक्ष और विपक्ष में ही रहने दिया जाए। सच तो ये है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, यहाँ तक कि हमारी सोच भी आत्मसातीकरण से सारी चीज़ें भरी, एकदम सकारात्मक रूप दे देना। और तो कहना कि सत्ता पक्ष के मुद्दे हैं, इसको पक्ष और विपक्ष में ही रहने दिया जाए। ना तो भारतीय संस्कृति ऐसी है, ना हमारी भाषा।
क्योंकि हम तो हर लाइन में 4 फारसी के शब्द बोलते हैं। वकील साहब, मामला सुलह हो गया ना, ये मामला, वकील साहब, अरे है ना। कभी मत लिखिए कि भारतीय संस्कृति असहिष्णुता पर आधारित है, एकदम गलत। हम अपनी ही बेइज्जती करेंगे, हम अपनी ही बेइज्जती करेंगे। एकदम लिखना कि शुरू से ही हमारी सनातनी संस्कृति में ही जाति धर्म के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि हमने रैदास को अपना हीरो माना, मलुकदास हमारे संत, कबीर जैसे जुलाहे, रैदास जैसे मोची और गांधी जैसे तेली बनिया को भी हमने अपना नायक बनाया। तो ये भारत की संस्कृति पे बहुत बड़ा दाग है। और हमारी स्वाधीनता में राम प्रसाद बिस्मिल ही नहीं, अशफाक जैसे लोग भी रहे। इसलिए भारत की संस्कृति कहीं से भी भेदकारी नहीं, जैसे किसकी भाषा। तो आजकल ये जो चल रहा है, तो ये एक राजनीति का मामला है सर। किसका मामला है? राजनीति अवसरवादी होती है। कैसी होती है? उसे राष्ट्रहित बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। इसलिए भारत की अपनी जो अस्मिता है उसमें समन्वय है। अरे हाँ ना, ऐसे भी हमारे यहाँ बहुत पहले से बहुएं आती थी, अफगानिस्तान से, खुरान से, गांधार से। आप लोगों को मालूम है सब? कोई गांधारी होती थी, कोई कंबोज से आती थी, कंबोडिया। तो हाँ, ये भारत की संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, हर जगह पहुंची। बस के कौन से 2 बच्चे थे? संघमित्रा और महेंद्र। तो कभी भी कितना भी आपको कोई छेड़े, नकारात्मक बनाए, कभी मत बनना। सिलेक्शन में हमेशा सकारात्मक पहलू आते हैं। तो दोस्तों, ये पहला शब्द है। भाषा के बारे में क्या ख्याल है? हिंदी तो हम लोग समझे कि हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है, और हिंदी में कैसे गुण है? आत्मसातीकरण। भाषा पर आपका क्या ख्याल है? आप लोग सीधी एक लाइन में बोलते हो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम, ये आधा इन्फॉर्मेशन है। बोल रहे सब, भाषा भावों को प्रकट भी करती है और भावों को छिपाती भी है ना। आप लोग कहते हैं जिसे बोलते हैं वो भाषा है। भाषा जिससे भाव विचार प्रकट हों और छिपाए जाए। कोई पूछता है मतलब, कोई इशारा करता है मतलब, कोई आंखों से ही पूछ लेता है मतलब, कोई हाथ से ही पूछ लेता है, कोई सीटी बजा के आपसे काम चला लेता है। अरे है ना, हाँ, इससे भी काम चला लिया जाता है। तो 2 लाइन में इस पर भी लिखना। लिखिए, भाषा न केवल भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा न केवल भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि भावों और विचारों को छिपाने का भी माध्यम है। भावों और विचारों को छिपाने का भी माध्यम है। अर्थात भाषा में संप्रेषण और गोपनीयता दोनों गुण पाए जाते हैं। भाषा में संप्रेषण और गोपनीयता दोनों गुण पाए जाते हैं। संप्रेषण मतलब विचार का आदान प्रदान, भाव विचारों का विनिमय, अभिव्यक्ति, लेन देन, और गोपनीयता मतलब छिपाना, है ना। भाई आप फोन पे बात कर रहे हैं और तुरंत पिताजी आके पूछे किससे बात कर रहे हो, तो आप लोग कह सकते हो कि हिंदी वाले सर से बात कर रहे हैं, जबकि वो सर नहीं है। क्या भी जानते, नाम लिख लेते हैं ना। हाँ, कुछ लोग चाचा लिख लेते हैं। वाह वाह, है ना। इसलिए भाषा नहीं जरूरी नहीं। अर्थात के बाद बात को लिखते हैं, इसलिए कॉमा नहीं लगाते हैं। कॉमा लगाने का अर्थ रुकना। हाँ बिल्कुल, अर्थात के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। कहाँ कहाँ लगाएंगे? इसे विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? 11:30 में 2 दिन बाद ये सिखाएंगे विराम चिन्ह, तो बैठ के कर लेना। कई इसके नियम है। कॉमा के कुल 12 रूल हैं मेरे हिसाब से, और भी बड़े विद्वान हो सकता है कि और अधिक नियम बना सकें। कॉमा के कई रूल हैं, कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों, अब एक चीज़ तो ये कि भाषा में संप्रेषण भी है और गोपन भी है। इसमें लिखिए, भाषा सिर्फ मौखिक या बोलचाल की ही नहीं होती है। भाषा सिर्फ मौखिक या बोलचाल की ही नहीं होती है, बल्कि लिखित होने के साथ साथ सांकेतिक, प्रतीकात्मक, सांकेतिक, प्रतीकात्मक, आंगिक चेष्टा और भाव भंगिमा से भी जुड़ी होती है। भंगिमा से भी जुड़ी होती है। चेहरे पे जो है उसे भाव कहते हैं। जैसे आप किसी से नाराज है तो क्या करते हैं? आंखें तान लेते हैं। किसी से नफरत कर रहे हैं, घृणा, नाक सिकोड़ लेते हैं, है ना। तो जो चेहरे पे आए भाव, शरीर में आए, उसे हाव कहते हैं, आंगिक चेष्टा। किसी को धीरे बुलाना तो कैसे बुलाओ? कैसे? और जल्दी बुलाना, है ना। भाई संकेतों पर भाषा आधारित है, प्रतीकों पे। आजकल कोई जीतने के बाद ऐसे दिखाता है। कालिदास और विद्योत्मा में भी ऐसे ही संवाद हुआ था। विद्योत्मा ने कहा था तो कालिदास ने जवाब दिया था, तू एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। आज हमारे नेता भी ऐसे ही दिखाते हैं, जनता तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे, और फोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। हमारी संपत्ति हमें आपस में लड़ा करके, हम हमारी सार्वजनिक संपत्ति को लूट भी रहे हैं, विदेशों में भी जमा कर रहे हैं, और यहाँ भी हमसे जलवा रहे हैं। तो भाषा, बोलिए मेरे साथ, न केवल मौखिक और बोलचाल की होती है, बल्कि लिखित होने के साथ साथ आंगिक चेष्टा, भाव भंगिमा, सांकेतिक और प्रतीकात्मक भी होती है। जो अंगों के माध्यम से आंगिक चेष्टा, जो चेहरे पे भाव भंगिमा और संकेत, कई संकेत बनाते हैं हम लोग।
किसी की गाड़ी पे ऐसे लिखा हुआ है तो डॉक्टर है, किसी भवन पे प्लस थोड़ा ऊपर हो जाए तो चर्च है या ना? कहीं सड़क पे एक ऐसा बना हो तो समझिए रेलवे क्रॉसिंग निषेध है, अरे है या ना? कहीं यही रेखा ऐसी हो जाए तो समझिए डेंजर का निशान है, खतरनाक है। तो इसका मतलब है कि भाषा कई रूपों में व्यक्त होती है। अब बोलो हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है, भाषा संप्रेषण और गोपनीय दोनों माध्यम है, भाषा लिखित भी है मौखिक भी है। साहित्य, अब यहाँ से आपका सिलेबस कविता की ओर बढ़ता है। साहित्य शब्द स जो हित से बना है, साहित्य शब्द स और हित से बना है। साहित्य शब्द स और हित से बना है। स का अर्थ साथ, बोलते हैं ना सदेह, सदेह मतलब देह के साथ, है ना? स का अर्थ साथ और हित का अर्थ कल्याण। हित का अर्थ कल्याण। कल्याण मतलब मंगल, भला। अच्छा दोस्तों, आप किसी के हितैषी हैं तो आप क्या करेंगे? उसका भला चाहेंगे क्या? उसकी चाटुकारी करके? बोलिए, किसी का हित दो रूपों में संभव है, एक उसकी कमियों को निकालकर और दूसरा उसे सही मार्ग दर्शाकर। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो क्या उसका दुश्मन है? इसलिए तो हम लोग गड्ढे में गिरते हैं। तो पिताजी हमारे सबसे बड़े दुश्मन, क्योंकि शायद ही महीने के 31 दिन में या 30 दिन में 5 दिन वो तारीफ करते हैं। महीने के लगभग 29 दिन तो गालियाँ ही पड़ती हैं। किसके लिए? हमारे। इसलिए वो क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं, है ना? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण और दीपक दोनों है। साहित्य समाज का दर्पण और दीपक दोनों है। दर्पण के रूप में साहित्य समाज की कमियों को उजागर करता है, और दीपक के रूप में साहित्य कमियों को दूर करने के लिए समाधान प्रस्तुत करता है या समाज का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक दौर का साहित्य अपने समय के समाज का प्रतिबिंब ही होता है। प्रत्येक दौर का साहित्य अपने समय के समाज का क्या होता है? प्रतिबिंब ही होता है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। साहित्य एक तरफ क्या काम करता है? आईना दिखाता है, कमियों को निकालता है, और दूसरी तरफ कमियों का क्या प्रस्तुत करता है? समाधान, रास्ता दिखाना। कोई मुझे बताएगा कि 15वीं 16वीं शताब्दी के भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सामंती शोषण, क्या हिंसा? हिंदू मुसलमान टकरा रहे थे, क्या घृणा, व्यभिचार, नारी उत्पीड़न, शोषण। इसी दौर में कबीर तुलसी जैसे संत हुए। तो कबीर और तुलसी की कविता एक तरफ समाज को दर्पण दिखाती है। देखो कबीर क्या कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तू रख रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए मरमन काहू न जाना। हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़कर मर रहे हैं। उन्होंने दर्पण दिखाया समाज को। उन्होंने दर्पण दिखाया कि जो तू बाभन बभनी जाया आन बाट वह काहे नहीं आया, और जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर खतना क्यों नहीं कराया। तुझे गर्व है कि तू मुसलमान की संतान है तो पेट के भीतर ही खतना करा के आता, और तुझे गुरु है कि तू ब्राह्मण की औलाद है तो पेड़ से टपक जाता, तू भी माँ के पेट से ही क्यों जन्मा। इसका उन्होंने कहा कि भाई जितने भी मनुष्य हैं उनमें कोई भेद नहीं, फिर भी तुम लड़ मर रहे हो। तो ये जो हिंसा है, ये जो घृणा है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? और तब कबीर की कविता समाज को दीपक भी दिखाती है। ढाई आखर पढ़े सो। इसलिए कबीर कहते हैं, एक बूंद ते पूरे विश्व की रचना एक बूंद से हुई है, एक बूंद ते विश्व रच्यो है को बाभन को शुभ्रा। इसलिए बोलो, प्रत्येक दौर का साहित्य अपने समाज का प्रतिबिंब होता है। समाज यदि बिंब है तो आईना में वह अपनी शक्ल देखता है, वही प्रतिबिंब है। समाज का चेहरा साहित्य में। बोलो, जैसा साहित्य होगा इसका अर्थ है कि समाज भी वैसा होगा, यानी जैसा समाज वैसा साहित्य। और साहित्य का काम समाज को आईना भी दिखाना है और रोशनी भी। कमरे में आईना हो और रोशनी ना हो तो क्या कर लोगे? बोलो, और भी पीछे ऑफ कर दिया जाए, पर्दा लगा दें, तो इस आईने में अपनी शक्ल देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसका एक मतलब हुआ
कि बिना रोशनी के आईना कोई काम नहीं कर सकता, है ना। और कितनी भी रोशनी हो, आईना ना हो तो अपना चेहरा नहीं देख सकते। दोनों जरूरी है। बोलो, निंदक भी और मार्गदर्शक भी। इसलिए कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, साहित्य का काम देखो, आंगन कुटी बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। साबुन नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ठंड लगे तो उसको बंद कर लेना तुम लोग। हाँ। तो बोलो, साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, दीपक भी है और साथ ही साबुन भी है। इसलिए साहित्य का काम समाज को निर्मल बनाना है। क्या बनाना है? आज समाज राजनीति से गंदी हो गया है। आज समाज राजनीति के कारण गंदा होता जा रहा है। तो भाई नागार्जुन जैसे कवि हुए कहते हैं, राजनीति क्या है? विष्ठा है, मल है। और साहित्य क्या है? पावन निर्मल गंगा जल है। तो साहित्य का काम समाज को पवित्र बनाना, दूसरा है। और तुलसी जैसे साहित्यकार इस बात को समझाते हैं, कहते हैं जो पूरा संसार है वो अलग अलग नहीं है, तो राम है, सिया राम में करूं प्रणाम। इस संसार को ही राम में मानता हूं मैं, और जब सब में राम है तो बड़ा छोटा कौन? इसलिए तुलसी कहते हैं, समता सब संसार। तो बोलो मेरे साथ, साहित्य समाज का दर्पण, कौमा दीपक, और उसके मलमूत्र को धोने के लिए साबुन का भी काम करता है, दिशा दिखाता है, खरी खोटी सुनाता है। साहित्यकार न रहे तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा। तुलसी कहते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा हूं ही दुखारी। आज भी कविता उनकी क्यों प्रासंगिक है? ते नृप अवश्य नरक का अधिकारी। जिस शासक और जिस सत्ता के काल में प्रजा दुखी हो, वह शासक नरक का अधिकारी है। अरे हाँ, है ना। इसलिए इन रचनाकारों की रचनाएं हर दौर में समाज के लिए फायदेमंद रही हैं, है ना। दोस्तों, साहित्य दो रास्ते पर चलता है। कितने रास्ते पर? दो मार्गों से होकर, दो विधाओं से होकर। साहित्य की दो विधाएं होती हैं। विधा मैंने रास्ता। मन दो रास्ते पे भटके तो क्या कहते हैं? दुविधा। साहित्य की दो विधाएं, गद्य और पद्य। पद्य को ही कविता, कविता को ही काव्य कहते हैं। साहित्य की कितनी विधाएं हैं? गद्य, है ना। अब इसी काव्य में हम लोग को 12 कवियों को पढ़ना है। कितने कवियों को? लिख लीजिए कैसे कैसे पढ़ेंगे। कबीर, तबीयत कितनी भी खराब हो जाए, कल से 10 दिनों की क्लास मत छोड़िएगा। कबीर और सूरदास खूब ढंग से पढ़ लेना, उसके बाद आराम करना। फिर तुलसी पढ़िएगा प्यार से, निराला को, अज्ञेय, मुक्ति बोध को। हाँ, और अगर मौका लगे तो कमाई। वैसे तो सब कुछ पढ़िए, लेकिन 6-7 कविताएं ऐसी हैं जिनको छोड़ने का फिर मजा नहीं आएगा। पांचवें नंबर पर बिहारी, छठे नंबर पे मैथिली शरण गुप्त को देखेंगे, 7वें नंबर पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 8वें नंबर पर प्रसाद जी को देखा जाएगा, 9वें नंबर पे नागार्जुन, 10वें नंबर पर दिनकर, 11वें नंबर पर अज्ञेय को, और 12वें नंबर पर मुक्ति बोध को। इन 12 कवियों को पढ़ना है। तो बताएंगे क्या मतलब होता है कविता का, और कल ही आपको कबीर पढ़ाएंगे। आज इतना ही, बहुत ठंड लग रही है। चलिए, कुल 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? खंड है आपका भाषा खंड या भाषा विज्ञान कहते हैं। जो दूसरा खंड है दोस्तों, साहित्य का इतिहास है। शनिवार और रविवार 2 दिन ये चल रहा है वीकेंड में। तो हम लोग लेके चल रहे हैं आज से कविता खंड, और इसका पहला ही टॉपिक कबीर। से आप लोग हर हाल में, जिसको हम लोग 4:30 बजे क्लास में अभी खत्म किए हैं, गद्य खंड। चौथा खंड नौकरी जाने का मूड इसमें है, यानी मेंस स्पेशल है इसके लिए। इसमें आईएएस वाले भी बैठ सकते हैं, उनके लिए भी है ना। तो सिर्फ 9 बजे करना चाहें तो 9 बजे में आप सोमवार से शुक्रवार तक, और फिर 2 दिन वीकेंड में, थोड़ी लंबी क्लास होती है 3 घंटे की, शनिवार और रविवार वीकेंड। साहित्य इतिहास, इसका फायदा क्या होगा? दोनों बड़े खंड हैं। अगर कुछ लोगों की इच्छा हो तो आप सारी क्लास अटेंड कर सकते हो, मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं। आपको जहाँ जहाँ लगे, जल्दी है, परीक्षा की हड़बड़ी है, या लगता है कि पीटी बहुत ही बढ़िया आप देके आए हो, तो दोनों तीनों बैच कर लो। दोस्तों, सेकंड पेपर कि ये 2 खंड हैं, कविता खंड और गद्य खंड, ये दोनों सेकंड में आते हैं। और फर्स्ट पेपर के भी 2 खंड हैं, भाषा विज्ञान, साहित्य इतिहास। आपको पहले भी बताता रहा कि इस पर कुल हम लोग 32 क्लास लेके चलेंगे। कितनी क्लास? बाकी जगह लोग इसको शायद छोड़ देते हैं या नहीं पढ़ाते, कहते कि ये तो रटने की चीज़ है। ऐसा है नहीं, ये बहुत स्कोरिंग है और ये बहुत अंकदायी है। अंकों के मामले में इसका कोई, हाँ, इसकी तुलना किसी खंड से नहीं की जा सकती, सबसे ऊपर है। उसके बाद ये नंबर 2 पर है अंकदायी को लेकर।
ये खंड पूरी तरह टेक्निकल है, छोटी छोटी चीज़ें उसको मैथ की तरह समझेंगे, बहुत आराम से कर पाएंगे, इसलिए इसको भाषा विज्ञान भी कहते हैं। उसका क्या मतलब है भी जुड़ा हुआ है, बहुत छोटी पूरी तरह संवेदनात्मक है। इसलिए इसमें उपन्यास है, इसमें नाटक है, तो नाटक कहानी और उपन्यास को सबसे कम देता है। सिर्फ 32 दिनों की 50 क्लास मिनिमम लेके चलेंगे, उससे कम में ये खंड नहीं होगा। 50 क्लास कहने का अर्थ किया एक एक पंक्ति कहता है कि सिलेबस खत्म। सिलेबस क्यों खत्म? इनको लाइन बाय लाइन तो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। फिर इतिहास, क्योंकि वीकेंड में ये क्लास आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा खंड, कम 40 क्लास लेता है। 90 40 और किसी के पास कोई कहता नजरअंदाज कर ही देते हैं और यहाँ से व्याख्या खंड गायब, काम खत्म। ये खंड लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाते, इसी में समझाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों का समय कम हो जाता है। वो कहते हैं कि मेरा 3 महीने में हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? ऑप्शनल पार्टी की हुई है। अगर ऑप्शनल को आपने ढंग से तैयार कर, इसमें आप मान के चलिए कि थोड़ा कम भी रहे, 325 नहीं, हम लोग पता नहीं कहाँ चले दिए और रिजल्ट आ गया था, फिर तैयार था। मेरी 2 बात हमेशा, और मेंस ऑप्शनल पढ़ के देखिए आप लोग मेंस, अगर क्योंकि पीक कम हो गया है, समझिए नीति खूब ढंग से पढ़ गए कि अकबर अपने दक्षिण विजय में जिन राज्यों को जीता उनका क्रम लगाएं। क्या प्रश्न छूट गया? अरे बताइए आप लोग, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से ज्वालामुखी को आप पढ़ गए, ये ज्वालामुखी तो मेंस का ही अंग है। अब दूसरी बात में जो शंका बनी रहती है कि पीटी में होगा भी या नहीं, उसमें पास हो मेंस तैयार करेंगे ना, तो जीएस तैयार होगा ना ऑप्शनल। बिल्कुल आप पिछड़ जाते हैं कि पहले मेंस को पढ़ लिया। टीचर्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सेलेक्ट हों, उनसे बात। दोस्तों, क्यों मेंस तैयार करना चाहिए, इस पर मुझे एक बात समझ में आई। तो क्या उसको पढ़ गए हैं? बहुत, इसलिए इसको सीख लिया है। अब आपको कोई डरा नहीं सकता, ये भी जानते हैं कि आपके पास कंसेप्ट है, सिर्फ किताबों को हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो अगर हम उच्च शिक्षा हासिल करके 6ठी क्लास की किताबों को पीटी का कंसेप्ट होते हैं, क्या होगा? आटे दाल का भाव बात है, उसको भी समझिए कि कोशिश कीजिए कि जितना आप लोग टेक्स्ट पढ़ सकें, गाइड या कोचिंग के नोट्स, इस पर कम भरोसा रखिए। आप जितना टेक्स्ट पढ़ें उतना फायदा होगा। और यहाँ से आते हैं हम लोग दोस्तों अपने विषय पर कि हम लोग कविता खंड से शुरू कर रहे हैं। कविता खंड में कुल 12 कवियों को देखेंगे हम लोग। कितने कवियों को देखेंगे? नाम सुने होंगे आप लोग, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, निराला, प्रसाद, दिनकर, हाँ अकेली, और मुक्तिबोध। ये 12 कवि पढ़ने। यकीन मानिए ये सिर्फ 12 कवि नहीं है दोस्तों, इन 12 कवियों में आपका 250 नंबर निबंध छिपा हुआ है। एक भी, कुल 8 मुद्दे आजकल आ रहे हैं जिसमें 7 मुद्दे आप यहाँ से लिखेंगे, और लगभग एथिक्स का 110 नंबर आप यहाँ से ले जाएं। इतना ही नहीं, आपके जीएस में आजकल नए नए टर्मिनोलॉजी जुड़े हुए हैं। वो छुट्टी पे जा रहे थे तो आपके जो भाई बंधु थे सब, वो देखिए उदारवाद, मार्क्सवाद, मानववाद, मानवतावाद, सब जीएस में जुड़े हुए पहलू हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिलने वाली हैं। इसलिए ये जो टर्म है वो कंसेप्चुअल भी है, टेक्निकल भी है, थॉटफुल भी है, इसमें दर्शन भी है, इसमें वैचारिकता भी है। इसको समझने का एक और भी बड़ा मतलब है। सिलेक्शन के बाद, सफलता के बाद भी इसका काम है। इसमें इतने डायलॉग्स हैं कि इन डायलॉग्स को आप अगर 2 4 10 भी याद रखें, ऐसे तो कई डायलॉग्स हैं, तो कभी आप हारेंगे नहीं। किसी मंच पे खड़े होकर बहुत अच्छा भाषण भी दे सकते हैं। जैसे डायलॉग है, जो भावना में होगा वो यातना में होगा। यम की हत्या कर दी गई है ना, पूरा ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है, और कोरी भक्ति अंधविश्वास। तो ऐसे डायलॉग से ये भरा हुआ खंड है, कई रूपों में इसका महत्व है। अब तो कल परसों से आपके बाकी सारे भाई बंधु आ जाएं तो और मजा आने लगेगा, लेकिन अब हम लोग यहीं से अपने विषय को देखते हैं। तो कितने खंड हैं हिंदी साहित्य में? कौन कौन से 4 खंड? भाषा खंड, साहित्य इतिहास, कविता खंड और गद्य खंड। भाषा खंड और साहित्य इतिहास किस पेपर में आता है? किस पेपर में आता है? फर्स्ट पेपर, ये फर्स्ट पेपर है। और सेकंड पेपर में क्या क्या है? सेकंड में कविता खंड और गद्य खंड। गद्य खंड यानी कथा साहित्य। दोस्तों, जो कविता खंड है उसकी एक और बड़ी बात समझ लीजिए। या तो आप अपने सिलेबस को जब भी शुरू करें क्लास में तो भाषा खंड से करें, या सबसे बढ़िया कविता खंड से करें। क्यों? कविता खंड के पढ़ते ही एक तो आप साहित्य इतिहास की चीज़ों से भी जुड़ते जाएंगे, और जैसे आप फिर भाषा खंड पढ़ेंगे
तो उसमें फिर कविताएं आएंगी, क्योंकि उनकी विशेषताएं आप समझेंगे। तो कविताओं की जब विशेषता हम लिखने लगते हैं तो हमें कविताएं बिल्कुल ना तो सुनी होती हैं ना याद होती हैं। पहले पढ़ लेने का अर्थ क्या है कि यहाँ आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, और फिर जब इस खंड को आप पढ़ करके यहाँ विशेषता लिखेंगे, कबीर की विशेषता, भक्ति काल की विशेषता, रीति काल की विशेषता, तो फिर ये खंड आपको लाभ देगा। इसका अर्थ है कि ये रीढ़ है हिंदी साहित्य के लिए। इसलिए कुछ लोग टाइम बचाने के लिए कविता खंड पढ़ाते पढ़ाते ही इसको थोड़ा बहुत समझा देते हैं। ये थोड़ा बहुत नहीं समझना है, इस पर इस बार सबसे अधिक प्रश्न थे और इस बार फिर प्रश्न है, क्योंकि 4 साल से इस पर प्रश्न नहीं थे। यूपीएससी हमेशा अपने तरीके से खेलते रहती है ना। तो कविता खंड में यानी सेकंड पेपर के पहले खंड में हमारा पहला टॉपिक कबीर है। कौन सा टॉपिक है? और कबीर पर जो मुद्दे आपसे पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे मुद्दे बनते हैं। कबीर का व्यक्तित्व, कबीर की सामाजिक चेतना, कबीर का दर्शन या कबीर की भक्ति, कबीर का रहस्यवाद, कबीर की कविता और कबीर की भाषा। ये कुल 6 मुद्दे आपसे पूछे जाते हैं। इन्हीं 6 से प्रश्न बनते हैं। इन्हीं 6 से प्रश्न बनते हैं। क्या क्या? कबीर का व्यक्तित्व, कबीर का दर्शन या उनकी भक्ति, इसे ही कबीर की साधना पद्धति भी कहते हैं, दर्शन भक्ति को। कबीर का रहस्यवाद, कबीर की कविता और कबीर की भाषा। ये 6 महत्वपूर्ण इशू रहेंगे। इन्हीं को खूब फोकस कर लीजिए। दिक्कत जहाँ जहाँ आए बात कीजिए। दोस्तों, किसी भी चीज़ पर जो प्रश्न बनता है उसका आधार क्या है? हिंदी साहित्य पर चर्चा करने वालों को आलोचक कहते हैं। क्या कहलाते हैं? आलोचक मतलब समीक्षक मतलब हाँ, जो अपनी आंखों से पूरी तरह देखें। आलोचक शब्द किससे बना है? लोच धातु से। लोच मतलब लोचन, अकंठ मतलब कंठ तक, आजीवन मतलब, तो आलोचक मतलब जहां तक निगाह जाए। तो जब आंखें देखती हैं तो सिर्फ अच्छाई ही नहीं देखती, बुराई भी देखती हैं। इसलिए आलोचक का अर्थ है जो क्रिटिक्स निकाले, और क्रिटिक्स का अर्थ गुण दोष दोनों की समीक्षा। तो आलोचकों ने किसी भी रचना और रचनाकार के विषय में जो कुछ देखा, देखने के बाद जो विचार दिए, उन्हीं विचारों से प्रश्न बनते। तो कबीर के जो आलोचक रहे, उन्होंने कबीर को बहुत निकट से देखा, पढ़ा, जाना, इन पर बहुत कुछ लिखा, अपने विचार दिए, और यहीं से प्रश्न बनने शुरू हुए। तो व्यक्तित्व पर पहली बात थी, पहली टिप्पणी शुक्ल जी लिखते हैं। शुक्ल जी कि कबीर जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो एक कट्टर मौलवी की तरह, और इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर आक्षेप करते हैं तो सनातनी हिंदू की तरह। इस कथन के आलोक में कबीर का व्यक्तित्व निर्धारित करें। लिखिए, लिखने से बातें याद होती हैं। लिखिए, व्यक्तित्व हेडिंग डाल के फिर लिखो। मेरी क्लास में आपको सिर्फ सुनना और समझना नहीं है, बल्कि लिखना भी है, और जितना सुनाएंगे उससे ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम पास कैसे होइएगा? लिख के, है ना। उंगली जितनी बार चलेगी उतना मजा आएगा, चलाते रहो, सुनते रहो। तो लिखिए, आचार्य शुक्ल ने लिखा कि कबीर जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो एक कट्टर मौलवी की तरह, किसकी तरह? तथा जब इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो एक सनातनी हिंदू की तरह। इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो किसकी तरह? सनातनी हिंदू की तरह। इस कथन के आलोक में कबीर के व्यक्तित्व का परीक्षण करें। इस कथन के आलोक में कबीर के व्यक्तित्व का क्या करें? परीक्षण करें। शुक्ल जी का डायलॉग है ये, और उसके आधार पर प्रश्न बना, है ना। दोस्तों, कबीर के सबसे बड़े आलोचक कहलाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्यों? क्योंकि शुक्ल जी ने, ध्यान से सुनना, एक पुस्तक
ऐसे तो शुक्ल जी ने कई पुस्तकें लिखी। इस त्रिवेणी में किसने लिखी है पुस्तक? त्रिवेणी में शुक्ल जी ने तुलसी को रखा, सूरदास को रखा, और नंबर 3 पर इन तीनों रचनाकारों की गंगा, जमुनी और सरस्वती संस्कृति को मिलाकर त्रिवेणी बनाया। मतलब शुक्ल जी ने अपने मुख्य रचनाकारों में कबीर को नहीं रखा। नई बात समझ में आ रही है? लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 में कबीर नामक पुस्तक को ही लिखा। किसने? कबीर। और अब तक जो कबीर की उपेक्षा हुई थी, आचार्य द्विवेदी ने कबीर पर 2 पुस्तकों की रचना की। कितनी पुस्तकों की? शुक्ल जी ने एक तरह से कबीर को खारिज कर दिया था। इन्हें ना तो कवि माना था और ना ही इन्हें साहित्य में रखने के लिए कोई बहुत वकालत की थी। मान लिया था कि बस यूं ही है। कई आलोचना ऐसी है शुक्ल जी की जिससे कबीर धराशायी हो गए थे। उन्होंने लिख दिया कि कबीर समाज सुधारक और उपदेशक थे, कवि नहीं थे। लिख दिया कबीर की कविता कविता नहीं है क्योंकि उनका रहस्यवाद रूखा है। जरा बात समझिए। लेकिन जैसे आचार्य द्विवेदी शुक्ल के बाद आलोचना की कमान संभालते हैं तो कबीर पर 2 पुस्तकों को लिख करके ऐसे ऐसे डायलॉग देते हैं। कहते हैं कबीर जैसा व्यक्तित्व पैदा नहीं होता था। लिखते हैं कबीर एक युग प्रवर्तक थे। क्या थे? लिखते हैं कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। लिखते हैं कि कबीर की कविता फोकट का माल थी। जरा समझिए कि आलोचक के कारण ही प्रश्न बनते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को खड़ा ही नहीं किया, कबीर को साहित्य में चला दिया। इनकी वजह से कबीर दौड़ पड़े न? तो अब दूसरा प्रश्न लिखिए। कबीर जैसा व्यक्तित्व तो पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ। कबीर जैसा व्यक्तित्व पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ। फुल स्टॉप। कबीर एक युग प्रवर्तक थे। इसी में कबीर एक युग प्रवर्तक थे। युग परिवर्तन की अद्भुत क्षमता लेकर पैदा हुए थे। इस कथन के आधार पर कि अद्भुत क्षमता लेकर पैदा हुए थे, इस कथन के आधार पर कबीर के व्यक्तित्व का परीक्षण करें। ये किसका डायलॉग है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्रैकेट में लिख लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक तीसरा डायलॉग फिर द्विवेदी जी का ही। कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला। आदत से अक्खड़, आदत से क्या? स्वभाव से फक्कड़। कमा कमा देकर लिखिएगा। स्वभाव से फक्कड़, कौमा संतों के सामने निरीह, संतों के सामने निरीह, कौमा वेशधारियों के सामने प्रचंड, कौमा आदत से अक्खड़, वेशधारियों के सामने, अच्छा आदत से अक्खड़ लिखिए, वेशधारियों के सामने प्रचंड, हृदय से कोमल तथा वाणी से कठोर थे। वाणी से क्या थे? कठोर थे। किसका स्टेटमेंट है? इस कथन के आधार पर कबीर के व्यक्तित्व का परीक्षण करें।
कथन के आधार पर कबीर के व्यक्तित्व का परीक्षण करें। है ना। एक चौथा द्विवेदी जी का ही डायलॉग है, कबीर जैसा व्यंग करता पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ। पहला था व्यक्ति, कबीर जैसा व्यक्ति तो ये व्यंग करता पिछले 1000 वर्षों में पैदा नहीं हुआ। उनका व्यंग कुछ ऐसा है, उनका व्यंग कुछ ऐसा है कि कहने वाला मानो अधरोष्ठों में मुस्कुरा रहा हो, और सुनने वाला तिल मिलाकर धराशायी हो चुका हो। तिल मिलाकर क्या हो चुका हो? धराशायी मतलब जमीन पे गिर जाना, धरा मतलब जमीन, शाही मतलब सोना हो चुका हो। कहने वाला धरोष्ठों में मुस्कुरा रहा हो और सुनने वाला तिल मिलाकर धराशायी हो चुका हो। इस कथन के आलोक में कबीर के व्यक्तित्व का परीक्षण करें। इस कथन के आलोक में कबीर के व्यक्तित्व का परीक्षण करें। यह भी स्टेटमेंट किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप लोग क्या किए अभी? आप लोग क्या किए? ये क्या किए? ये किस चीज का प्रश्न है? लेकिन आपने 4 डायलॉग लिखा। क्या लिखा? अगर ये डायलॉग हम लोग 2 बार पढ़ के एक बार और लिख लें तो समझ लीजिए कि कंटेंट यहीं से तैयार होता है। बाकियों के पास ये नहीं होता है। सिर्फ नोट्स पढ़े या रटे हुए लोग लिखना शुरू करते हैं। कबीर भक्ति काल के थे, कबीर निर्गुण संत थे, कबीर रहस्यवादी थे, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, है ना। आपके ये डायलॉग, मुझे लगता है किसी भी प्रश्न कबीर पर कोई टॉपिक आए तो आप यहीं से लिखना शुरू कर सकते हो। कुछ नहीं याद है तो डायलॉग कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे, सामाजिक चेतना में भी यहाँ से लिख सकते हैं कबीर के रहस्यवाद पर। इसीलिए समझने के अलावा लिखना बड़ा जरूरी होता है, बहुत जरूरी। अब आइए मजे लेते हैं। एकदम छोटा बच्चा बनिए। क्या बनिए? अब देखिए उसके फायदे। हे दीपक, दोस्तों पहली बात कि कबीर भक्ति काल के भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रखर ज्ञानाश्रयी संत थे। इसको आप लोग कोट करें। डायलॉग तो जितना लिखोगे उतना मजा आएगा। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रखर कैसे संत थे? ज्ञानाश्रयी संत थे। कैसे संत थे दोस्तों? भक्ति काल सामंती समाज के विरोध में उत्पन्न हुआ था। किस समाज के विरोध में? भक्ति काल को शुक्ल जी ने पूर्व मध्य काल कहा था। कौन सा काल कहा था? उन्होंने भक्ति काल की काल सीमा निर्धारित की थी 1350 विक्रम संवत से लेकर मोटा मोटी 1400 से 1700, आप लोग समझिए। तो ये जो काल सीमा थी दोस्तों, मध्यकाल। मध्यकाल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बोर्ड पर देखिए। सामंती समाज की उपमा दी गई अंधकार युग से। सामंती समाज की उपमा किस युग से दी गई? क्यों? धर्म, शोषक और नियामक। बहुत अच्छा सर, उसमें हिंसा वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, सामंती समाज यानी अभिजात्य चेतना, इसलिए शोषण। दोस्तों, अंधकार युग अज्ञानता का पर्याय। और अज्ञानता कैसी थी?
मनुष्य मनुष्य का शत्रु बना हुआ था, एक दूसरे का शत्रु, खून का प्यासा। हिंदू आपस में लड़ रहे थे, सवर्ण अवर्ण, नारी शोषण का शिकार थी। इस काल में मुसलमान भारत आए ही नहीं, आक्रमण ही नहीं किए, बल्कि आकर बस गए। लेकिन आरंभ तो छोड़ो, आज भी देखो हिंदू और मुसलमान आपस में टकरा रहे थे, चारों ओर हिंसा, घृणा, नफरत। क्या आज भी यही माहौल है? बल्कि इससे ज्यादा है। तो क्या आज एक और भक्ति आंदोलन की आवश्यकता है? बोलिए, जनता को जगाने के लिए, ज्ञान के प्रकाश से जोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन आया। कौन सा आंदोलन आया? चूंकि मध्यकाल में आंदोलन आया, इसलिए भक्ति आंदोलन को मध्यकालीन लोक जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उस काल में लोगों को जगाना। अब इसको मिला लीजिए। अंधकार का मतलब क्या होता है? रात। रात मतलब नींद। जो नींद में होगा वो किस में होगा? वह अपने से कैसा होगा? बेखबर होगा, अज्ञानता का शिकार। तो जो सोवत है सो, जो जागत है सो, उठ जाग मुसाफिर। भक्ति आंदोलन ने लोगों को अज्ञानता और अंधकार से मुक्ति दिलाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया। अब ये समझा जा सकता है कि इसकी आवश्यकता क्यों। दोस्तों, सामंती समाज में, जैसा कि सुशांत एक डायलॉग दिए, बोलो, मध्यकाल में सामंती समाज में धर्म ही सभी जीवन मूल्यों का नियामक था। नियामक यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेशन करने वाला, है ना। आज कोड ऑफ कंडक्ट संविधान में निहित है। आज का समाज, आज के जीवन मूल्य किससे चालित हैं? आज के। इसलिए आज अगर जीवन को दुरुस्त करना हो तो किसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है? मध्यकाल में सभी जीवन मूल्यों का नियामक क्या था? लेकिन धर्म से ही वर्ण, जाति, जन्म जैसी संकीर्णताएं उत्पन्न हुई थी। अरे हाँ या ना? इसलिए समाज को सुधारने के लिए, समाज को हिंसा, घृणा, नफरत से, अज्ञानता से, विभेद से, व्यभिचार से, शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यकता थी धर्म सुधार आंदोलन की। किसकी आवश्यकता थी? बोलिए, यह धर्म सुधार आंदोलन ही भक्ति आंदोलन कहलाया। किसी काल का साहित्य, बोलो मेरे साथ, न केवल समाज का दर्पण होता है बल्कि दीपक भी होता है। दर्पण में कमी दिखाया जाता है, समस्याएं दिखाई जाती हैं, और दीपक में उन समस्याओं का समाधान यानी मार्गदर्शन। कबीर जैसे संतों ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज को जगाया, झकझोरा और बताया कि ईश्वर तो एक है। राम रहीम में कोई भेद नहीं। क्यों? क्योंकि राम रहीम तो एक है, ब्रह्म तो एक है। और जब ब्रह्म एक है और इसी से सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, तो पिता एक, तो संतान भी आपस में एक पिता की संतान, भाई बहन। जब एक पिता, तो उससे उत्पन्न सभी मनुष्य क्या आपस में भाई बहन नहीं? कहते हैं कबीर, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बाभन को शूद्र। अर्थात कबीर जैसे संतों ने अज्ञानता और अंधकार में फंसे समाज को जगाया, ज्ञान की यह सीख दी कि तुम लोग जिस धर्म के नाम पे लड़ते हो, जाति वर्ण जन्म के नाम पर लड़ते हो, वास्तव में जब ईश्वर एक है तो उससे उत्पन्न मनुष्यों में भेद कैसा। कबीर जैसे संतों ने इस भटके, विभाजित, बिखरे आपस में समाज को मानवता और समन्वय का पाठ पढ़ाया। किसका पाठ पढ़ाया? दोस्तों, कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा या भक्ति काल की निर्गुण धारा के सबसे प्रखर ज्ञानाश्रयी संत थे। कैसे संत थे? समझने लायक है कि भक्ति काल का काम क्या था, किसको खत्म करना था, किसको खत्म करना था। दोस्तों, साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए कबीर की कविता दर्पण के रूप में बता रही है कि समाज में हिंसा थी। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। लेकिन दीपक का भी काम कर रही है कि हिंसा और घृणा को खत्म करने का एकमात्र साधन हो सकता है प्रेम। हिंसा घृणा का विरोधी शब्द। इसीलिए कबीर का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में प्रेम मिला हुआ है।
कहते हैं कि अज्ञानता अगर खत्म होगी तो प्रेम से, पुस्तक से नहीं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। संत कबीर इसलिए प्रखर हैं क्योंकि इन्होंने अपने ज्ञान को प्रेम से जोड़ दिया, अंधकार को खत्म करने के लिए सामाजिक समन्वय और मानवता का परिचय दिया। किसका परिचय दिया? परिचय। दोस्तों, निर्गुण, बोलिए, जो ऊपर दिखाई पड़े वह इंद्रियों का विषय, जिसमें कोई गुण होगा वही इंद्रियों का विषय होगा। इंद्रियां 5, इसलिए हम उसे छू कर, देख कर, सूंघ कर, चाट कर, पकड़ कर, उसके बारे में सुन कर कुछ बताते हैं। इसका रंग किससे देख रहे हैं? अगर आंख बंद भी कर ले तो इसका आकार किससे बता सकते हैं? सूंघेंगे तो भी बता सकते हैं। बोले, जिन चीज़ों की बाह्य चर्चा की जाए, जो वस्तु बाहर दिखाई पड़े वह इंद्रियों का विषय होता है, उसे ही गुण युक्त सत्ता कहते हैं। जो वस्तु दिखाई ना पड़े, जिसकी चर्चा ना हो, जो अनदेखा अनजाना हो, अर्थात इंद्रियों से परे हो, वही निर्गुण सत्ता होती है। बोलिए, निर्गुण ब्रह्म रहस्यात्मक होता है क्योंकि वह सबके भीतर व्याप्त है। जो बाहर नहीं है उसे आंखों से हम, जिसे हम आंखों से देखेंगे वह किसका विषय होगा? बोलो, इंद्रियों का। जो इंद्रियों का विषय होगा उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चाट सकते हैं, यानी उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। बोलो, जिसके बारे में हम कुछ कह ना सकें, बोलिए, जो अकथ्य हो, जिसे हम देख ना सकें, जो अदृश्य हो, जो चले नहीं, जो अचल हो, जो अगोचर हो, जिसे नापे ना, असीमित हो, अपरिमित हो, जिसे गिने ना, अगणित हो। तो अगणित, अगम, अगोचर, प्राणपति मेरे। भजन तो गाते हैं हम लोग, अरे हाँ या ना? बोलिए, जो भीतर व्याप्त हो वही रहस्य का विषय है, और जो रहस्य का विषय है वही निर्गुण है। संत कबीर ने, बोलो मेरे साथ, सब लिखाएंगे, इतना कि थक जाओगे। संत कबीर ने एक ऐसे ईश्वर की चर्चा की जो सबके भीतर व्याप्त है, अर्थात निर्गुण हो। इसीलिए इन्होंने उसे मंदिर मस्जिद से निकाल लिया और कहाँ बना दिया? मोको कहाँ? मैं तो तेरे नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद। तो जब इनके भीतर ईश्वर व्याप्त है तो मैं उनको मार दो थप्पड़? भगवान को कैसे मारेंगे? चिपका के घूमता है, वहां सगुड़ फंडा काम करता है। लोग दीवार पे फोटो लगा देते हैं, और मान लीजिए कि मैं मोहम्मदन हूँ, नहीं मानता हूँ देवी देवता, तो मैं पंखा के थूक दूंगा। ऐसे ही मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो मस्जिद मजाक लगाए रहो, मैं थूक दूंगा। अरे हाँ या ना? इन कवियों ने जान लिया था कि ये मंदिर मस्जिद बैर कराते हैं। हाँ, हरिवंश राय बच्चन। तो भगवान को, ईश्वर को मंदिर मस्जिद से निकालो, सबके भीतर व्याप्त। अगर वो हम सबके भीतर व्याप्त है तो क्या हमसे काटेंगे? इसलिए आदमी से आदमी का पैर टच हो जाता तो आप क्यों प्रणाम करते हैं? मोहम्मदन लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मतलब बोलो असल, असल मतलब सत्य। बोलो, हिंदू लोग कहते हैं सच्चिदानंद। तो वह सत्य चित आनंद वो तीनों शक्तियों के रूप में हमारे भीतर विराजमान है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, है ना? और इस्लाम पंथ में यही अनल हक, जो हक है मैं उसी का अंश हूँ। कल फैज पर एक बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ है, कल परसों, है ना, IIT कानपुर में। उस पर सफाई दे रहे थे अपने, अरे वो फरहान अख्तर के पिताजी, जावेद अख्तर। देखो, बेटे के नाम से बाप का नाम याद है, जबकि बाप बहुत विद्वान आदमी है और बेटा निठल्ला है। तो होता है कभी कभी। वो कह रहे थे कि अनल हक हिंदू पंथ के कितना निकट है। बात समझिए, यानी भाई हम अगर सिर्फ हिंदू हैं तो अल्लाह को गाली देंगे, और सिर्फ मुसलमान हैं तो हिंदू देवी देवताओं को गाली देंगे, क्रिश्चियन है तो बाकी सबको गाली देंगे, जैन सिख हैं तो औरों को गाली देंगे। कबीर ने एक ऐसे पंथ, एक ऐसे ईश्वर की संकल्पना दी जो सबके भीतर व्याप्त है। उसको जानने के लिए ना तो मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता है, ना कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है, वो तो प्रेम का विषय है। कबीर ने बताया कि इंसानों से प्रेम कर लो, वही भक्ति है। सूरदास भी यही बात कहते हैं, प्रेम प्रेम ते हुई, प्रेम प्रेम ते पई है, प्रेम बंध्यो संसारा, प्रेम परमारथ लई। तो बोलो मेरे साथ, भक्ति आंदोलन ने सभी विरोधों का, शोषण का, भेदों का खत्म करके एक मानवतावादी दृष्टिकोण को निर्धारित किया। कबीर इसी भक्ति काल, भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के प्रखर ज्ञानाश्रयी संत थे। कैसे संत थे? जरा समझना दोस्तों, निर्गुण का अर्थ ही हुआ जो ईश्वर को मंदिर मस्जिद से निकाल कर घट घट सबके भीतर व्याप्त बना दे। तब प्रश्न आता है कि संत कबीर ने नास्तिक हो रहे सामंती समाज को ईश्वर से जोड़ने का काम किया। किस समाज को? जब हम ऐसे मुद्दों में फंसे होंगे तो आस्तिक होंगे या नास्तिक होंगे? वास्तव में जो ईश्वर को नहीं जानता वही ऐसे कुकर्म करता है। अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो अब दूसरी बात समझने लायक है। किसी का व्यक्तित्व, डायरी लिखो, अगर आप सब कुछ भूल जाएं तो भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि किसी का व्यक्तित्व उसके सामाजिक परिवेश से निर्धारित होता है। किसी का व्यक्तित्व उसके सामाजिक परिवेश से निर्धारित होता है। संत कबीर के व्यक्तित्व पर
उनके सामाजिक परिवेश ब्रैकेट में अभाव और उपेक्षा ब्रैकेट बंद की अटूट छाप थी। किसकी छाप थी? हाँ, अभाव और उपेक्षा। जिस सामाजिक परिवेश में जिए, अभाव उपेक्षा झेल रहा। क्यों? संत कबीर जिस जुलाहा जाति में पले बढ़े, कहानी तो सुने होगे ना। एक विधवा ब्राह्मणी से जन्म लिया, लोकलाज के डर से उसने शिशु का त्याग कर दिया, उसे एक जुलाहे ने पाला, नीमा और मीरू ने, है ना। संत कबीर जिस जुलाहा जाति में पले बढ़े, उसे ना तो शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, और न ही मंदिर प्रवेश की अनुमति थी। किसकी अनुमति थी? यही वजह है कि संत कबीर के व्यक्तित्व में एक तरफ पुस्तकीय ज्ञान को लेकर उग्रता दिखाई पड़ती है, तो दूसरी तरफ मंदिर और मस्जिद के प्रति भी, तो दूसरी तरफ मंदिर और मस्जिद के प्रति प्रतिक्रिया का भाव भी दिखता है, प्रतिक्रिया का भाव भी दिखता है। इस संत ने ईश्वर को मंदिर मस्जिद से निकालकर, इस संत ने ईश्वर को मंदिर मस्जिद से निकालकर घट घट व्यापी मान लिया। व्यापी सबके भीतर, हर जगह। कहते जब हर जगह है तो मनुष्य मनुष्य से नफरत क्यों? तथा ज्ञान को पुस्तकों से निकालकर अनुभव और प्रेम का विषय मान लिया। किसका विषय मान लिया? अब देखिए, बोले किसी का व्यक्तित्व उसके सामाजिक परिवेश से निर्धारित होता है। जैसा देश जैसा अन्न वैसा मन। ये कहावतें गलत नहीं है। आप खूब मिर्च खा के आइए तो आसपास का माहौल गर्म ही रहेगा। आपको कोई बहुत अच्छी बात भी कहे तो आपको गुस्सा आएगा, हो सकता है उसको थप्पड़ चला दें। और बढ़िया सात्विक भोजन लेके आइए, बढ़िया मीठा मधुर भोजन लेके आइए, मन बड़ा प्रसन्न रहता है। अरे हाँ या ना भाई, मान लीजिए कि कपड़े कम है, ठंड लग रही है, तो आप ठिठुरते हुए बहुत कुछ बुदबुदर, अब कोई कुछ अच्छा भी कहे तो हो सकता है अच्छा कहने के चक्कर में गाली दे दो। अरे हाँ या ना। तो सामाजिक परिवेश, कबीर संत थे पर इनका सामाजिक परिवेश अभाव, उपेक्षा और भर्त्सना से बना हुआ था। लोगों की बेइज्जती। जुलाहे ना तो हिंदुओं में आते हैं ना मुसलमानों में आते हैं। पूर्वी यूपी में आप देखेंगे, दिल्ली में भी, कि नाई धोबी, नाई हिंदू भी है मुसलमान भी है, धोबी हिंदू भी है मुसलमान भी है। रंगरेज उसमें एक प्रजाति है कपड़ा रंगने वाली, सुने होंगे। एक बुनकर प्रजाति है जो दोनों में या दोनों से बाहर। अब ऐसी ही सामाजिक व्यवस्था में भला जुलाहों की कौन पूछता था? ना तो इन्हें मंदिर प्रवेश की अनुमति थी, ना शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। संत कबीर ने देखा कि भाई क्या ईश्वर पर उन्हीं का हक है जो मंदिर में जाएं, उसे नैवेद्य खिलाएं, इससे तो समाज बटेगा। और एक तरफ मस्जिद में बैठे लोग अजान करते हैं और दूसरी तरफ मंदिर में बैठे लोग चालीसा पाठ करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को गाली बकते हैं। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोनों राह न पाए। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक रहमाना, आपस में दो लड़ी हुए मरमन का हो न जाना। इसलिए इन्होंने ईश्वर को मंदिर मस्जिद से निकाल कर घट घट व्यापी मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे नाम है मंदिर ना काबा, सब लिखाएंगे, टेंशन मत लेना। और शिक्षा को, ज्ञान को पुस्तक से बाहर कर दिया। पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भया ना, ढाई आखर पढ़े सो पंडित। दो कारण थे, एक तो कबीर निरक्षर थे। क्या थे? तो निरक्षर होने के कारण क्या कबीर को शास्त्र और पुस्तक समझ में आते?
और एक दूसरी वजह कि इन्होंने देख लिया था कि ये शास्त्र और पुस्तक अलग अलग धर्म गुरुओं, धर्म के ठेकेदारों की स्वार्थ पूर्ति के माध्यम है। कोई मस्जिद में बैठा चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि अल्लाह को ये पसंद है, अल्लाह को वो पसंद है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, जबकि सच कुछ नहीं लिखा है, तो उसने कभी पढ़ा नहीं, उसको किसी उल्लू के पट्टे ने समझा दिया। कबीर ऐसे लोगों को कठमुल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कहते काजी कौन कते बखाने। अरे तो किस कुरान की बखान करता है? पढ़त पढ़त केते दिन बीते मरमन अजहू न जाने। पढ़ते पढ़ते इतने दिन बीत गए और मरम आज भी नहीं जान पाया। दूसरी तरफ कुछ लोग मंदिरों में, मठों में बैठे हुए जो बिना शास्त्र को पढ़े अपनी वाहवाही लूटने के लिए शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ जबकि कुछ नहीं लिखा हुआ है। गीता में कहीं एक शब्द हिंदू नहीं लिखा है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। वेद हिंदू धर्म की बात ही नहीं करते, वेद तो जीवन शैली की बात करते हैं। और बिना पढ़े या तो समाज को हम बांट रहे हैं या शास्त्रों को गाली भी दे रहे हैं। कबीर ऐसे लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? कठमुल्ला और पोंगा पंडित। और तब दोनों को कहते हैं पंडित मुल्ला जो कह दिया छाड़ी चले हम कछु नहीं लिया। फिर कहते हैं हाँ, पंडित और मसालची दो सूझत नहीं। इन दोनों को नहीं दिखाई देता, खुद अंधेरे में, और इसलिए सामंती समाज में अंधकार और फैला रहे हैं। और फिर कहते हैं पंडित वाद बदनते झूठा। कौन सी झूठी बात बोल रहे हैं? पंडित यानी जाति नहीं। खबरदार जो कबीर को बदनाम किए। कबीर किसी मुसलमान को गाली नहीं दे रहे थे और किसी हिंदू को, ना किसी जाति के पंडित को गाली दे रहे थे, ना ही किसी मौलवी को। वो तो उन संप्रदायों को गाली दे रहे थे जो ढोंग चला रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनना, कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों को गाली दी, नंबर कट के लड्डू, है ना। कबीर ने कठमुल्लों और पोंगे पंडितों का विरोध किया। नोट से पढ़ेंगे तो लोग लिखेंगे, शब्द सीख के लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। किसको गाली दिया बोलो? कठमुल्लों को और पोंगे पंडितों को, है ना। शब्द में बहुत पकड़ है। पता चला कि कोई मौलवी आपकी कॉपी जांच रहा है और आपने लिख दिया मुसलमानों को गाली दी। पता चला कोई हिंदू एकदम कट्टर कॉपी जांच रहा है, नंबर कटेंगे ना। या फर्ज करो कोई जाति से पंडित कॉपी जांच रहा है, ज़्यादातर पुराने शिक्षक बनारस इलाहाबाद के चोटी वाले पंडित जी हैं, आपके नंबर तो गए काम से। इसलिए भाषा पे भी एक पकड़ होनी चाहिए। तो कबीर निरक्षर देख लिया कि शास्त्र और पुस्तकों में लोगों की अपनी दुकान चलाई जा रही है। लोग अपनी मर्जी से पुस्तक छाप रहे हैं। मुखर्जी नगर में देख रहे हो, हर रोज कम से कम 20 लाख किताबें सड़क पे ही दिखती हैं। कितने लोग देखे हो? किताबें आ रही हैं, जा रही हैं। वो क्या किसी की पढ़ी हुई बात है? कोई अनुभव से लिखा है, कट पेस्ट, यहाँ से 4, वहाँ से 4, इधर से 5, उधर से 10 मिला के कट पेस्ट। और नीचे लिखा हुआ है लेखक। क्या लिखा हुआ है? वास्तव में ऐसे लोगों को लेखक नहीं कहते, संकलनकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपादक भी नहीं हो, वो संकलन है, मतलब जुगाड़ करता। क्या है? हाँ, संग्रह करता। कबीर ऐसे ही लोगों को गाली देते हैं कि ज़्यादा संग्रह मत करो, माया जोरी जोरी करे इकट्ठी, ज़्यादा जोड़िए मत। इसलिए कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। आप लोग भी इतना पढ़िए कि परीक्षा में लिख के आए, वरना साधु भी भूखा जाएगा और खुद भी भूखे रोना पड़ेगा। करेक्ट है? तो बात समझने लायक है कि संत कबीर निरक्षर थे, शास्त्रों को समझा भी नहीं, जाना भी नहीं। और ये शास्त्र या पुस्तकें किससे भरी हुई थीं? ये समाज को बांटने का काम कर रही थीं। इसीलिए ज्ञान को पुस्तकों से अलग कर दिया और ईश्वर को कहाँ से निकाल दिया। तो पहली बात, कबीर के व्यक्तित्व में मंदिर मस्जिद का विरोध है। बोलो, शास्त्रों का विरोध है। तो जो किसी का विरोध करेगा क्या वो अक्खड़ होगा? आचार्य द्विवेदी कबीर आदत से अक्खड़, स्वभाव से अक्खड़। अरे हाँ है ना, तो विरोध करने के लिए पावर चाहिए, है ना। वो पावर कहाँ से आएगा? कबीर के ज़माने में हॉर्लिक्स भी नहीं था। अब बेचारे इतने गरीब थे कि कहाँ से हॉर्लिक्स लाते। ये तो पूर्वी यूपी बिहार के लोग थे, इंडियन हॉर्लिक्स ही पीते थे, सतुआ माड़। अरे हाँ ना, लिखिए नीचे, संत कबीर निरक्षर थे। संत कबीर निरक्षर थे। सबसे शुरुआती पंक्ति क्या थी? एकदम पहली पंक्ति जो लिखी है, संत कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रखर ज्ञानाश्रयी संत थे। पकड़े रहो, बोलो मेरे साथ, संत कबीर निरक्षर थे फिर भी ज्ञान मार्गी। ये तो कमाल की बात है ना। संत कबीर निरक्षर थे फिर भी ज्ञान मार्गी संत कहलाए। यह तय है कि कबीर का ज्ञान पुस्तकीय या शास्त्रीय नहीं था। कबीर का ज्ञान पुस्तकीय या शास्त्रीय नहीं था। कल 9:15 वाली क्लास मत छोड़िएगा, कल पूरा भक्ति आंदोलन समझाएंगे, कबीर हलवा की तरह समझ में आने लगेंगे। संत कबीर क्या थे? निरक्षर फिर भी क्या कहलाए? परंतु इनका ज्ञान शास्त्रीय नहीं था। जिन्होंने सत्संगों में अलग
अलग अलग संतों के विचारों को सुनकर ज्ञान हासिल किया था। यही वजह है कि इनका ज्ञान बहुश्रुत दर्शन का अंग था। इनका ज्ञान बहुश्रुत दर्शन का अंग था। किसका अंग था? बोलिए। कबीर निरक्षर, फिर भी और ज्ञान किससे नहीं लिया? क्योंकि और पुस्तक और शास्त्र समाज को बांट रहे थे या जोड़ रहे थे? बांट रहे थे। कबीर समाज को बांट रहे थे या जोड़ रहे थे? जोड़ रहे थे। तो जोड़ने वाले हमेशा इसके विरोध में। मोदी जी एक डायलॉग पिछले महीने भर से लोगों को कह रहे हैं, नागरिकता कानून लोगों से नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, देने के लिए। कबीर यही बात रट रहे थे कि कोई ज्ञान समाज को काट नहीं सकता, समाज को जोड़ने का काम ज्ञान करे। विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग अगर समाज को तोड़ने चल पड़े तो फिर जोड़ेगा कौन? तो मैं तो समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा अच्छा अनपढ़ होना है, क्योंकि हमारे गांव देहात के अनपढ़ लोग किसी को तोड़ते नहीं, सबको हाथ जोड़ के राम राम करते हैं। गरीब के गरीब, एकदम गरीब से गरीब घरों में चले जाइए, कमर में एक अंगोछा है, पूरे कपड़े भी नहीं, लेकिन एक लोटा जल और गुड़ से ही स्वागत करेगा वो सज्जना को, ईश्वर का आभास मिले उस व्यक्ति को। वो जोड़ते नहीं। लेकिन हम और आप पढ़ के इतने बड़े स्कॉलर होके, हिस्टोरियन होकर के समाज को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कवि, रचनाकार, इतने बड़े, कोई राय है, कोई घोष है, विदेशों से अवार्ड लिया हुआ, क्यों समाज को बरगला रहा है, भटका रहा है? उसका मकसद क्या है? कबीर कहते हैं संसार का कोई ऐसा ज्ञान वो अपाच्य है जो समाज को तोड़े। इसलिए कहते हैं कबीरा यह घर प्रेम का, ये पूरा संसार प्रेम से बंधा हुआ है, यहां तक कि ईश्वर भी प्रेम से। और तब जब मनुष्य उसी ईश्वर की संतान है तो भेद कैसा, एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बाभन को सूत्रा। क्यों उसे तोड़ना? कबीर का संदेश था समाज तोड़ो नहीं, जोड़ो। क्योंकि ना तो कोई अवर्ण सवर्ण है, ना कोई हिंदू मुसलमान है। कहते हैं एक चांद चमड़ी एक रक्त, एक ही मलमूत्र एक गूदा। मलमूत्र भी एक ही प्रकार से उत्सर्जित करता है मनुष्य, मलद्वार भी एक ही है, रक्त भी एक, चमड़ी भी एक। क्यों? एक बिंदु थे सब उत्पन्ना, को बाभन को सूदा। ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन, हिंदू कौन, मुसलमान कौन? इसलिए कबीर कहते हैं कि जो ज्ञान समाज को तोड़ने का काम करे उस पुस्तक को फाड़ डालो और क्या अपना लो, आपस में प्रेम करो मेरे देशवासियों। इसलिए 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित, प्रेम पंथ को जान लीजिए, वहीं तुम्हें पिया मिलेंगे, ईश्वर की वहीं प्राप्ति है। तो बोलो, निरक्षर कबीर ने ज्ञान पुस्तकों से नहीं लिया, पुस्तक समाज को बांट रहे थे, ज्ञान लिया सत्संगों से, सुन कर लिया, अलग अलग संतों के विचार, बहुत से लोगों को सुना, इसलिए कबीर का ज्ञान कहलाया। इस संत ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया, इस संत ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने माना कि पुस्तकीय बातों या सुनी सुनाई बातों में अनुभव की कमी रहती है। किसकी कमी रहती है? और ऐसी बातें प्रामाणिक हो नहीं सकती। बल्कि समाज में भ्रम और अंधविश्वास उत्पन्न करती है। समाज में भ्रम और उन्माद उत्पन्न करती है। अंधविश्वास एक ही बात है, समाज में भ्रम और अंधविश्वास या उन्माद भी उत्पन्न करती है। कबीर आंखें देखी सच्चाई की बात कर रहे थे। सुनी सुनाई बातों को जीवन के अनुभव से जोड़ा, और तब उन्होंने समाज के सामने रखा। यही वजह है कि कबीर का ज्ञान
अनुभव आधारित अनुभय सांचा कौमा परखा हुआ पारक पद तथा प्रमाण पर आधारित साखियों के रूप में उभर कर आया। साखी किससे बना है? साक्ष्य से। साक्ष्य मतलब जो प्रामाणिक हो, आई विटनेस। तथा प्रमाण पर आधारित साखियों के रूप में उभर कर आया। बोलो मेरे साथ, कबीर सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि सुनी सुनाई बातें अंधविश्वास उत्पन्न करती हैं। भ्रम। आज पूरे देश को क्या हुआ है? हम क्या कर रहे हैं? अपनी ही संपत्ति जला रहे हैं। और हम कैसे लोग? पढ़े लिखे स्कॉलर। हम लोग कैसे लोग? किसी यूनिवर्सिटी के। तो संत कबीर जैसे लोगों ने जान लिया था। कबीर का ज्ञान सुना हुआ है, बोर्ड पर देखो कैसा है। लेकिन इस सुने हुए ज्ञान पर भरोसा, उसे जीवन के किस्से जोड़ते हैं। उस दरवाजे के पीछे ताजमहल है, जाके खोल के देखें तो पता चला कुछ और है। तो उस सत्य को क्या कहेंगे? आंखें देखी या सुनी सुनाई? आंखें देखी अगर खोल के देखें तो, अदरवाइज सुनी सुनाई। इसीलिए कबीर हर बात को किससे जोड़ते हैं? इसीलिए उनका सत्य कैसा है, हर बात को जांचते परखते हैं। इसीलिए उनके पद कैसे हैं? इसीलिए लिखा क्या उन्होंने? साखी। साखी मतलब साक्ष्य। साक्ष्य यानी आई विटनेस। तो कविता लिखिए आज के लिए आखिरी बात। तोरा मोरा मनवा कैसे एक होए रे, तोरा मोरा मनवा कैसे, एक माने एक, होए रे। तू कहता कागज देखी, मैं कहता आंखें न देखी। तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखें न देखी। नीचे मैं कहता सुरझामन हारी, मैं सुलझाने की बात करता हूं। मैं कहता, हाँ इसी का पद है बेटा, इसी की आखिरी पंक्ति। मैं कहता सुरझामन हारी, तुम राखे अरुझाई रे। अरुझाई मतलब अरे तू उलझा के रखना चाहता है और मैं सुलझाना चाहता हूं। याद रखिएगा, गर्दन उठाइए। अभी जो कुछ माहौल चल रहा है, निबंध इस साल पक्का आना है। क्या कहा था? 250 नंबर का निबंध कविताओं से चुपचाप ले लो। अगर इन बातों को डाल दें तो, क्योंकि पक्का निबंध आएगा। ये पुस्तकीय ज्ञान समाज को भटकाते हैं। यूनिवर्सिटी पर व्यंग रहेगा इस बार के निबंध में, शैक्षणिक संस्थाओं पर पक्का व्यंग रहेगा। नहीं बात समझ में आ रही है तो बाबा कबीर काम देंगे, है ना? तो अगली बात लिख के छोड़ दीजिए। संत कबीर नीचे से है, आदत से अक्खड़ अर्थात निडर और निर्भीक संत थे। आदत से अक्खड़ अर्थात निडर और निर्भीक संत थे। निडर और निर्भीक। एक डायलॉग मुझसे बताओ, सुन सुना के जाओ। मान लीजिए मुझे मालूम हो जाए कि कल मर जाना है, तो क्या मैं किसी से डरूंगा? सामने से सांप भी जाएगा तो मरना तो काट ले जा। क्योंकि नश्वरता बोध से दो दृष्टियां उत्पन्न होती हैं, वैराग्यवाद और भोगवाद। इस पर आएंगे बाद में। अगर व्यक्ति जान ले कि मृत्यु अटल सत्य है, बचपन में खेलते थे ना मैदान में, कोई धमकाता था कि मार देंगे, तो क्या कहते थे? मरना तो है ही, पर याद रख अगर बच गए तो। सामने वाला कट लेता था। कबीर अक्खड़ है, निडर, क्योंकि ज्ञान मार्गी है। कैसे हैं? ज्ञानी होने के कारण इन्होंने जान लिया कि जीवन, बोलो मेरे साथ, नश्वर है, मृत्यु अटल सत्य, तो डर किसका? इसीलिए बोलो कबीर अक्खड़ता के साथ हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर जब प्रहार करते हैं तो, और इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर, तब यहाँ से आपका सिलेबस शुरू हो जा रहा है। ठीक है, कल 9:20 पे उपस्थित रहना। पूरा भक्ति आंदोलन समझाएंगे।